नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम कक्षा 9 के हिंदी पाठ्यक्रम के एक बेहद ऐतिहासिक और प्रेरणादायक अध्याय पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस विषय में उतरते हैं और सुभद्रा कुमारी चौहान जी की उस अमर रचना को समझते हैं जिसने हमारे इतिहास में एक ऐसी छाप छोड़ी है जिसे मिटाना नामुमकिन है। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। क्या बात है ना? ये पंक्तियां सुनते ही जैसे नसों में एक अलग सा जोश दौड़ जाता है। ये अमर पंक्तियां ही हमारी आज की पूरी चर्चा का बेस हैं। यकीन मानिए, ये सिर्फ एक कविता नहीं है, बल्कि अदम्य साहस और शौर्य की एक बिल्कुल जीती जागती गाथा है। आज हम किन किन चीजों पर नजर डालेंगे, चलिए फटाफट देख लेते हैं। पहले कवयित्री और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, फिर रानी का बचपन और विवाह, 1857 की क्रांति, रानी का वो अकल्पनीय संघर्ष, झलकारी बाई और अन्य वीर, और अंत में परीक्षा के लिए कुछ बहुत ही जरूरी अभ्यास और प्रश्नोत्तरी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कवयित्री और उस दौर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की। सुभद्रा कुमारी चौहान जी सिर्फ एक कलमकार या लेखिका नहीं थीं। 1904 में जन्मी चौहान जी असल में एक बहुत ही एक्टिव स्वतंत्रता सेनानी भी थीं। सोचिए, देश की खातिर उन्हें 2 बार जेल तक जाना पड़ा। उन्होंने अपनी कविताओं को किसी हथियार की तरह इस्तेमाल किया। मुकुल और बिखरे मोती जैसी गजब की रचनाओं के लिए उन्हें 2 बार सिकसरिया पुरस्कार भी मिला। उनकी कविताएं लोगों के अंदर सीधे राष्ट्रवाद की आग जला देती थीं। कविता की शुरुआत में ही आपको एक बहुत ही खूबसूरत विरोधाभास या कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलेगा। यहाँ बूढ़े भारत का मतलब उस दौर के भारत से है जो अपनी आज़ादी खोकर पूरी तरह हताश हो चुका था, एकदम लाचार। लेकिन 1857 की क्रांति ने इसी बूढ़े भारत में नई जवानी ला दी। लोगों ने अपनी खोई हुई आज़ादी की असली कीमत पहचान ली और मन में ठान लिया कि अब इन फिरंगियों को बाहर खदेड़ना ही है। अब आते हैं हमारे दूसरे पड़ाव पर, रानी का बचपन और उनका विवाह। एक बेहद असाधारण शुरुआत। अगर आप लक्ष्मीबाई के जीवन का टाइमलाइन देखें तो सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। कानपुर के नाना साहब की मुंहबोली बहन छबीली के बचपन से लेकर झांसी की रानी बनने तक का सफर, फिर अचानक राजा की मृत्यु से उनका विधवा होना, और अंत में सिर्फ 23 साल की एक बहुत ही छोटी सी उम्र में वीरगति प्राप्त करना। ये पूरी की पूरी कहानी बेहद नाटकीय और दिल झकझोर देने वाली है। यहाँ एक बात जो बिल्कुल नोटिस करने वाली है वो ये कि रानी का बचपन किसी आम बच्चे जैसा बिल्कुल नहीं था। जरा सोचिए, जब बाकी बच्चे गुड़ियों से खेल रहे थे तब उनकी सहेलियां बर्छी, ढाल और कटारी थीं। उन्हें वीर शिवाजी की कहानियां एकदम मुंह ज़बानी याद थीं। नकली युद्ध करना, सेना को घेरना और किले तोड़ना, बस यही सब उनके फेवरेट खेल थे। इससे साफ पता चलता है कि वीरता उनके खून में बचपन से ही थी। लेकिन फिर कहानी में एक बहुत ही दुखद और क्रूर मोड़ आता है। राजा गंगाधर राव बिना किसी संतान के गुजर गए, और बस ब्रिटिश अधिकारी डलहौजी को तो जैसे इसी मौके का इंतजार था। उसने बिना कोई वक्त गंवाए अपनी फौजें भेजी और झांसी के किले पर अपना झंडा फहरा दिया। कविता में इसे बहुत ही सटीक तरीके से कहा गया है, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। यह उस चालाक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति पर एक बहुत बड़ा तमाचा है जिसने रानी को अपने ही महल में पराया कर दिया। यहीं से हमारा तीसरा खंड शुरू होता है, 1857 की क्रांति और विद्रोह का बिगुल। अब देखिए, ब्रिटिश राज की क्रूरता सिर्फ जमीन हड़पने तक तो रुकी नहीं। अंग्रेज क्या कर रहे थे? वो कलकत्ते के अखबारों में सरेआम हमारे भारतीय राजाओं और नवाबों के गहने और कपड़े नीलाम कर रहे थे। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो, 9 लाख हार। इस खुले अपमान ने पूरे देश के सब्र का बांध तोड़ दिया। गरीब की झोपड़ी से लेकर राजाओं के महलों तक सब जगह गुस्से की आग भड़क उठी। और यही आग दिल्ली, लखनऊ, मेरठ, कानपुर और पटना में एक भयंकर विद्रोह बनकर फटी। अब बात करते हैं चौथे खंड की, जो इस पूरी कविता का सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला हिस्सा है, रानी का संघर्ष। मैदान जंग का वो सीन इमेजिन कीजिए। सबसे पहले लेफ्टिनेंट वॉकर झांसी आया, लेकिन रानी की तलवार देखकर वो जख्मी होकर उल्टे पांव भाग खड़ा हुआ। इसके बाद रानी ने लगातार 100 मील की थकान भरी यात्रा की, कालपी पहुंची और ग्वालियर पर अपना कब्जा जमाया। यहाँ उनका पहला वफादार घोड़ा थककर गिर पड़ा। फिर जनरल स्मिथ आया, उसने भी मुंह की खाई, लेकिन अंत में पीछे से जनरल ह्यू रोज ने उन्हें घेर लिया। सामने एक नाला था और रानी का नया घोड़ा अड़ गया,
वो आगे ही नहीं बढ़ा। रानी एकदम अकेली थी और दुश्मन हजारों, और वहीं लड़ते लड़ते उस सिंघनी ने वीरगति पाई। 5वां खंड। लेकिन इस लड़ाई में रानी अकेली नहीं थी। बात करते हैं झलकारी बाई और अन्य वीरों की। भारत के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें हम कभी नहीं भूल सकते। नाना धुंधुपंत, तांतिया टोपे, चतुर अजीमुल्ला, अहमद शाह मौलवी और ठाकुर कुंवर सिंह, इन सब ने आज़ादी के इस महायज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दी। और हाँ, हम रानी की उन बहादुर सहेलियों को कैसे भूल सकते हैं, कान्हा और मंद्रा। इन्होंने भी युद्ध के मैदान में दुश्मनों की ऐसी हालत खराब की थी कि अंग्रेज भी कांप उठे थे। और यहीं पर एक ऐसा नाम आता है जो शायद सबको न पता हो, झलकारी बाई। ये चैप्टर की एक्सटेंशन में दी गई एक बहुत ही शानदार जानकारी है। झलकारी बाई रानी की दुर्गा दल की एक निडर योद्धा थी। सबसे कमाल की बात ये थी कि उनकी शक्ल रानी लक्ष्मीबाई से हूबहू मिलती थी। तो जब संकट आया, उन्होंने खुद रानी का वेश पहन लिया और अंग्रेजों को कंफ्यूज कर दिया। वो लड़ती रहीं ताकि असली रानी सुरक्षित रूप से किला छोड़ सकें। उनका ये बलिदान सच में बेमिसाल है। चलिए अब आते हैं अपने छठे और आखिरी खंड पर। थोड़ा एग्जाम के नजरिए से अभ्यास और प्रश्नोत्तरी देख लेते हैं। ग्रामर के एंगल से देखें तो पाठ में अनेकार्थी शब्द का बहुत बढ़िया इस्तेमाल है। अनेकार्थी शब्द मतलब वो शब्द जिनके एक से ज्यादा अर्थ होते हैं। जैसे कविता में एक शब्द आया है नाना। यहाँ नाना का मतलब स्वतंत्रता सेनानी नाना धुंधुपंत से है, लेकिन नॉर्मली हिंदी में नाना का मतलब क्या होता है? मम्मी के पापा, राइट? या फिर नाना प्रकार के, यानी अनेक या बहुत से। तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अर्थ समझना बहुत जरूरी है। चलिए अब एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। एक लाइन है, बुझा दीप झांसी का। इसका सही भावार्थ क्या होगा? जरा दिमाग लगाइए। अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो आप बिल्कुल सही हैं। राजा की आकस्मिक मृत्यु होना। घर का दीप बुझना एक मुहावरा है। यहाँ दीप बुझने का सीधा मतलब राजा गंगाधर राव के गुजर जाने से है, जिसके तुरंत बाद ही अंग्रेजों ने अपनी चालाकी शुरू कर दी थी। इसी तरह एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्यापारी बन दया चाहता था जब ये भारत आया। इस लाइन में ये शब्द किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? इसका सीधा सा जवाब है ब्रिटिश राज या ईस्ट इंडिया कंपनी। जब वो शुरुआत में आए थे तो एकदम मासूम, दया और परमिशन मांग रहे थे, लेकिन डलहौजी के आते आते उन्होंने अपने असली रंग दिखा दिए और हमारे राजाओं को ही कुचलना शुरू कर दिया। अब एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देखते हैं। महज 23 साल की उम्र और उन्हें अवतारी कहा गया, क्यों? जरा सोचिए, एक 23 साल की लड़की जिस अकल्पनीय साहस, लीडरशिप और निडरता के साथ मैदान में उतरी, क्या वो किसी साधारण इंसान के बस की बात थी? बिल्कुल नहीं। उन्होंने अकेले दम पर ब्रिटिश सेना की रातों की नींद उड़ा दी थी। उनके ये गुण और उनका वो प्रभाव किसी दैवीय अवतार से कम नहीं था। कविता के आखिर में ये लाइन आती है जो सीधे दिल को छू जाती है, तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। इसका बहुत ही गहरा मतलब है, रानी लक्ष्मीबाई को याद रखने के लिए हमें किसी पत्थर की मूर्ति या स्मारक की जरूरत नहीं है। उनका वो बलिदान, उनकी वो बहादुरी ही उनकी सबसे बड़ी और कभी न मिटने वाली निशानी है। वो खुद एक ऐसा स्मारक है जो हमेशा हमारे दिलों में रहेगा। और अब जाते जाते मैं आप सब के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़कर जाना चाहूंगा। उस दौर में जब युद्ध और राजनीति को सिर्फ पुरुषों का काम माना जाता था, रानी ने मर्दानों में मर्द बनकर लड़ाई लड़ी। आज जब हमारी महिलाएं साइंस, स्पोर्ट्स, आर्मी और मैनेजमेंट जैसे हर फील्ड में रिकॉर्ड तोड़ रही हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि रानी का वो अदम्य साहस आज भी कहीं ना कहीं हर उस महिला के भीतर जिंदा है? इस बात पर जरूर विचार कीजिएगा। इसी के साथ हमारा ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। इस शानदार सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।